नमस्कार दोस्तों। इस समय बॉलीवुड से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि वॉर 2 फ्लॉप हुई थी। आप सभी जानते हैं, यशराज की फिल्म्स थी। यशराज फिल्म्स की ये फिल्म थी और अब इस पर जो साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस फिल्म के, जो कि जाने माने फिल्म मेकर भी हैं साउथ के, नागा वामसी, वो अब भड़क गए हैं यशराज फिल्म्स के ऊपर। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अभी तक ऐसा कभी देखा नहीं गया कि यशराज जैसे बड़े बैनर पर कोई गुस्सा करने का साहस दिखा पाया हो। लेकिन सीधे तौर पर इनका बयान यह है कि मैंने और एनटीआर ने आंख मूंद कर भरोसा किया, गलती हो गई। वॉर 2 के पिटने पर भड़के नागा वामसी, वाईआरएफ पर मढ़ दिया सारा दोष। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो पिक्चर फ्लॉप हुई है वॉर 2, इसकी सारी जिम्मेदारी यशराज की बनती है। हमारी गलती इतनी थी कि मैंने और जूनियर एनटीआर ने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था यशराज फिल्म्स पर, लेकिन उन्होंने कई गलतियां की और उसके बाद आज नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि जो बॉलीवुड का नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस माना जाता है उसके बारे में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं नागा वामसी। बाकायदा इंटरव्यू दिया है और ये हेडलाइन आपको आज के कई अखबारों में दिख जाएगी, जहां पर सीधे कह रहे हैं कि भाई मैंने और जूनियर एनटीआर ने आंख मूंद कर भरोसा किया था, गलती हो गई। वॉर 2 के पिटने पर बुरी तरह भड़के हुए नागा वामसी। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं रवि जी के साथ में। रवि जी, ये पूरा मामला है, इसको कैसे आप देखते हैं? आ, ये बड़ी बात है कि यशराज फिल्म्स को लेकर, या कहें कि सीधे सीधे यशराज फिल्म्स के खिलाफ जो है कोई इस तरह से कहे। भले ही नागा वामसी ने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू में हंसते हुए ये बात कही, थोड़ा हल्का फुल्का बनाकर उसको, कि भाई गलती तो सबसे होती है और जी। हमसे भी हो गई गलती, कि हमने हाँ। आंख मूंद कर भरोसा किया था। और जी। कुल मिला के उनका ये कहना है कि हमारे भरोसे पर खरे नहीं उतरे। और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी बात यह है कि इस फिल्म के लिए हमको बहुत ट्रोल किया गया था, क्योंकि ये फिल्म तेलुगु में भी डब होकर रिलीज हुई थी। और नागा वामसी जो है तेलुगु फिल्में बनाते हैं, बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी। अच्छी बात ये थी कि इतनी ट्रोलिंग के बाद में ये फिल्म हमने नहीं बनाई थी। मतलब इनडायरेक्टली हाँ। ये है कि एक खराब फिल्म को ट्रोल किया जा रहा था और हम उस खराब फिल्म के मेकर नहीं थे। हाँ। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि हाँ। फिल्म खराब बनी थी, फिल्म अच्छी नहीं थी। अपनी गलती उन्होंने बताई कि हमने इस पर आंख मूंद पर भरोसा किया था, बॉलीवुड के सबसे बड़े मेकर्स पर। तो ये बड़ी बात है। और मुझे याद है कि जिस वक्त वार 2 रिलीज हुई थी, और साउथ में भी रिलीज हुई थी, तमिल तेलुगु में, तो इतना जबरदस्त नागा वंशी को ट्रोल किया जा रहा था कि आई थिंक उन्होंने अपना जो कमेंट बॉक्स होता है वो बंद कर दिया था। और उसके बाद वो दिखते नहीं थे वहां सोशल मीडिया में। तो ये भी खबरें उस वक्त चल पड़ी थी कि क्या वो देश छोड़कर दुबई चले गए। हाँ। मतलब ये स्थिति आ गई थी। तो वो इतने ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेकर, क्योंकि और अगर हम इसमें पैसे की भी बात करें तो खबरें ये आई थी कि अ, इन लोगों ने लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए में, कहीं 80 फिगर है, कहीं 90 है, कहीं 100 है, जी। तो जी। 80-90 करोड़ रुपए में इस फिल्म के वहां डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे थे। और अब जो हाँ। फाइनल फिगर्स आ रहे हैं, वार 2 ने साउथ में 57 करोड़ रुपए की कमाई की। मतलब हाँ। अगर आपने 80 या 90 करोड़ रुपए दिए थे तो आपकी पूरी रिकवरी नहीं हुई, आपको नुकसान हुआ। हालांकि बाद में ये खबरें भी आई कि यशराज फिल्म्स ने साउथ के जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी तरफ से जो है कहना चाहिए कि रकम पेश की या दी भी, शायद 22 करोड़ रुपए, 23 करोड़ रुपए की ऐसी रकम थी। तो कुल मिलाकर ये कि आगे संबंध ना खराब हो जाए। अब बॉलीवुड की हालत तो हम देख ही रहे हैं कि उसके पैर जो हैं वो कांप रहे हैं, मामला जो है वो लड़खड़ा रहा है। और साउथ क्योंकि तेजी से, मजबूती से उभर रहा है। जूनियर एनटीआर को यहाँ लाने का मकसद ही यही था। आपको पता था कि आपके बैनर की फिल्में नहीं चल रही हैं, बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं। आरआरआर से जबरदस्त रूप से जो है जूनियर एनटीआर हिट थे हिंदी के दर्शकों में भी। ये अलग बात है कि वार 2 आने से पहले उनकी एक तेलुगु फिल्म देवरा जो थी वो हिंदी में भी डब होकर आई थी और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। पर वो आरआरआर का जो इम्प्रेशन था, और फिर ये था कि यार जब इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाएगा और उसमें
ऋतिक रोशन है जो बॉलीवुड के लीडिंग स्टार्स में से हैं, तो वो भी साथ में होंगे। तो मतलब मालूम नहीं कैसे कैसे सपने देखे होंगे मेकर्स ने, डायरेक्टर्स ने, इन एक्टरों ने और डिस्ट्रीब्यूटरों ने कि पता नहीं क्या हो जाने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन जब फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी तो एकदम औंधे मुंह तो नहीं गिरी, लेकिन उसके बावजूद जो है इसका नतीजा जो ये आया है, फाइनल वर्डिक्ट साफ साफ है बॉक्स ऑफिस का, ये फिल्म फ्लॉप है। अब कितने बजट में थी, क्या थी फिगर्स, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि अगर नागावंशी जो है, भले ही ये साफ साफ तौर पर नहीं कह रहे, मगर इनडायरेक्टली उनका इशारा बिल्कुल यही है कि ये एक फिल्म खराब थी, ये हमने नहीं बनाई थी। वो अपने दर्शकों को भी समझा रहे हैं, क्योंकि अब अपनी अगली फिल्म उनको लेके आनी है, तो लोग याद तो रखते ही कि आपकी पिछली फिल्म कैसी थी। तो वो लोगों की स्मृति से इस चीज को मिटाना चाह रहे हैं कि वार 2 जो फिल्म थी वो भले ही हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी मगर हमने बनाई नहीं थी। तो हम खराब देखिए, फिल्म नहीं बनाते, उनका अपने दर्शकों से कहना है। 300 से 400 करोड़ रुपए के लेवल की फिल्म वॉर 2, जिसमें बॉलीवुड बिल्कुल। का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व है, बॉलीवुड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टार इन्वॉल्व हैं, और साउथ के भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टार इन्वॉल्व हैं, और उसका ये हश्र होता है। और इस पर इंडस्ट्री के ही एक शख्स का गुस्सा फूटता है यशराज पर। यह तस्वीर इस बात को साफ तौर पर बताती है कि न सिर्फ इंडस्ट्री के बाहर बल्कि विद इन इंडस्ट्री भी अब लोगों का बड़े नामों से, बड़े बैनर से भरोसा टूटता जा रहा है। अब बड़े नाम, बड़े बैनर किसी भी बड़ी सक्सेस की गारंटी नहीं है, तो फिर आखिर इन बैनर्स की जरूरत क्या है? हम सभी जानते हैं कि यशराज ने भी पिछले 5 सालों के दौरान, खासकर कोविड के बाद से, बहुत खराब वक्त अपने प्रोडक्शन हाउस का देखा है। बड़ी बड़ी फिल्में इनकी पिट गई, बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चली, बड़े बड़े नामों के साथ भी नहीं चली, और उसके बाद एक रास्ता यह निकाला गया कि चलो हम अपना स्पाई यूनिवर्स बनाते हैं। लेकिन अब वो भी एक गहरे गड्ढे में जाता दिखाई दे रहा है, और इसकी जो कहते हैं ना कि इसको लेकर जो माहौल बन रहा है वो इंडस्ट्री के अंदर बन रहा है। यहां वो लोग नहीं है जो बॉलीवुड के बाहर बैठे हैं, यहाँ वो लोग नहीं है जो यूट्यूब पर बैठकर बॉलीवुड के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। ऐसा बहुत मानना है फिल्म इंडस्ट्री का कि यार ये यूट्यूब पर हमारे बारे में बड़ी खराब बातें बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ तो आपकी इंडस्ट्री का व्यक्ति जिसके साथ आपने हाथ मिलाया, जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, वो कैमरे के सामने बैठकर इस बात को बोल रहा है कि गलती उनकी थी और झेला हमने, भोगा हमने। यानी अब एक तरह से क्रेडिबिलिटी नीचे गई है। इसको मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये वो व्यक्ति कह रहा है जो उनके साथ काम कर रहा था, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो उनके भरोसे पर आया था। और ये भरोसा कहां से आता है? आपके नाम से। नाम कहां से आता है? आपके पिछले काम से। यानी आपका पिछला काम, जिसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से आपके साथ बड़े लोग आकर खड़े होते थे, जिस पुराने किए गए काम की वजह से लोगों को आपसे नए काम की, अच्छे काम की, बड़े काम की उम्मीदें होती थी, अब वो टूट रही हैं। तो बेसिकली जो आपने एक बनाया था अपना साम्राज्य, अब वो ढह रहा है। ये एक साफ संकेत है। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 5 सालों के दौरान जो बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चली हैं, ऐसा ना हुआ होता। एक और बात यहां पर समझनी होगी कि जो सक्सेस है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस आपको सिर्फ कोई यूनिवर्स बनाकर, बड़े नाम लेकर, बड़ा बैनर लेकर, यहां से वो ले आओ, वहां से वो ले आओ। मैं बार बार आजकल अपने शोज में एग्जांपल देता हूं बड़े मियां छोटे मियां 2 का, क्योंकि वो इसी तरीके से बनाई गई फिल्म थी। अक्षय कुमार को ले लो, टाइगर श्रॉफ को ले लो, पुरानी फिल्म का टाइटल ले लो, पिक्चर चल जाएगी। अगर ऐसा चलना होता तो बहुत अच्छा था, बहुत आसान था फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये बात ओटीटी का जब से चलन बढ़ा है, ये बात और भी क्लियर हो गई है कि स्टार पावर अब जीरो हो चुका है। स्टार पावर जीरो हो चुका है। ये उस वक्त ही हमको समझ जाना चाहिए था जब जीरो के बाद शाहरुख खान 5 साल घर बैठे थे। स्टार पावर जीरो हो चुका है हमें तभी समझ जाना चाहिए जब लगातार पिछले कई सालों से जो सो कॉल्ड बड़े स्टार कहे जाते हैं बॉलीवुड के, सलमान खान की फिल्में लगातार पिट रही हैं। आपका सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना भी आपको एक हिट की गारंटी नहीं देता। इसका उदाहरण कंगना रनौत है। आप भले ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हो, लेकिन तब भी जनता आपको नकार देती है। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान इस बात को बताते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो सारे के सारे जो पॉपुलर, अब मैं उन्हें मिथ्स कहूंगा, जो उनका भांडा फोड़ करते हैं कि आप न तो बड़े नाम पर चलते हैं, ना बड़े स्टार पर चलते हैं, ना बड़े बजट पर चलते हैं, ना कोई ऐसा गिमिक करने से कि अब मैं यूनिवर्स बना दूंगा। आपको सीधे के सीधे आपके साथ काम किया हुआ आदमी कह देता है यार इन पे तो बेकार हमने भरोसा कर लिया, आंख मूंद कर भरोसा किया था, देखो यार इन्होंने तो हमको गालियां पड़वा दी।
पब्लिक तो हमको ट्रोल कर रही थी, भागना तो हमें पड़ा, हमारी गलती क्या थी, हमने एक बड़े नाम पर भरोसा कर लिया। अब जब एक बड़े नाम पर भरोसा करने के बाद आपको इस तरीके का मुंह देखना पड़े, तो फिर पहली बात तो आपकी हिम्मत टूटती है, और दूसरा बाकी उन लोगों की भी टूटती है, उम्मीद टूटती है जो उनके साथ आगे भविष्य में काम करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो यहां तो क्रेडिबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहां पे बात एक पिक्चर के फ्लॉप होने की नहीं रह गई है, ये पिक्चर के फ्लॉप होने की बात ही नहीं है। पिक्चर तो आती है, फ्लॉप भी होती है, हिट भी होती है, बहुत कुछ होता है, और ऐसा कई सालों से हो रहा है। ये कोई दुनिया की पहली फ्लॉप फिल्म नहीं है वॉर 2। यहां मुद्दा यह है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के साथ में आपका पूरा साम्राज्य में क्रैक पड़ गया। अब आपको फिर से वो क्रेडिबिलिटी लाने के लिए फिर से मेहनत करके फिर से कुछ ऐसा नाम बनाना पड़ेगा जिससे कि लोग इस बात पर कहें कि नहीं यार, हम इनके साथ काम करेंगे क्योंकि इनका क्रेडिबिलिटी है। बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्रेडिबिलिटी होती है। लोग बड़े बड़े ब्रांड पे पैसा खर्च कर देते हैं, 200 रुपए का जूता 2000 का बिक जाता है सिर्फ नाम पे। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है ये अब क्रैक हो गई। अब ये दोबारा कैसे बनेगी? ये एक दिन में तो बनेगी नहीं। ये तो ऐसा नहीं कि अभी ये वॉर 2 मुश्किल है, कल बन जाएगी, इसको सुबह सुबह बना देते हैं, इसमें तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो ये जो क्रैक हुई, क्या इसके बारे में कोई बैठकर सोचेगा कि ये क्रेडिबिलिटी हमारी क्यों गई, हमने ऐसे कौन से काम किए, कौन सी गलतियां की, उसकी क्या हम एक लिस्ट बनाएंगे, क्या हम उस पर गौर करेंगे, बजाय इसके कि हम ये कहने के कि यार लोग तो कुछ भी कहते हैं। अब तो आपकी इंडस्ट्री का आदमी कह रहा है, यहां तो कोई और कह ही नहीं रहा। अगर किसी यूट्यूबर ने कहा होता, किसी जर्नलिस्ट ने कहा होता, किसी ट्रेड एक्सपर्ट ने कहा होता, आपके राइवल ने कहा होता, तो समझ में आता था कि चलो भाई आउट ऑफ जेलसी मामला। यहां तो आपके साथ वो व्यक्ति जो आपके साथ छलांग लगाया था हाथ पकड़कर कि आप उसे नैया पार लगाओगे, आपने उसे डुबा दिया, और अब आप वो कह रहा है कि जी आपने तो डुबा दिया हमको, अब तो हमें आप पर कोई भरोसा नहीं रहा, अब दूसरी फिल्म कैसे बनाओगे? क्या आप जूनियर एनटीआर के पास जाएंगे दूसरी फिल्म का आइडिया लेकर? चलो जूनियर एनटीआर को छोड़ दो, साउथ के किसी दूसरे बड़े स्टार के पास जाएंगे? हर कोई तो आपको शक की नजर से देखेगा। यह मामला पूरा आप क्रैक हो। देखिए उज्जवल जी, कोई भी साउथ का बड़ा स्टार अब यहाँ पर काम करने को राजी नहीं दिख रहा। आप देख लीजिए, जी, किसी को आपने लंबे समय से नहीं देखा कि वो मुंबई के चक्कर काट रहा हो, यहाँ के डायरेक्टर्स के साथ बात कर रहा हो। अव्वल तो है, डायरेक्टर्स ही धीरे धीरे खत्म हो रहे। पहले मतलब राइटर्स खत्म हो रहे थे, अब डायरेक्टर्स भी यहाँ से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर राइटर डायरेक्टर की करें तो आप देखिए आदित्य चोपड़ा की पहचान क्या है। वो एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, चलिए एक दो फिल्में भी उन्होंने दी हैं, बड़ी फिल्में दी हैं, डायरेक्टर हैं। इस फिल्म में तो वो सोलो राइटिंग का क्रेडिट लिए हुए थे जो इतनी बड़ी फ्लॉप है, वार 2। इस पर बहुत सारी बातें हो गई कि अच्छा वो राइटर भी हो गए हैं। तो बात यह है कि जिसका जो काम होना चाहिए आप उसे वो करने नहीं दे रहे हैं, और आपको जो काम करना चाहिए वो आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ तो चलिए लोग थोड़ा बहुत दबते हैं आपसे, उम्मीद भी रहती है उनको कि चलो आज नहीं कल एंट्री मिल जाएगी, या कल फिल्म की थी पता नहीं अगली फिल्म में लेंगे नहीं लेंगे। जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको आप खुद ही कहते नहीं बॉलीवुड मत कहो इंडियन कहो, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और वहां के एक तरफ से सीधे सीधे आपकी तरफ इशारा आ गया है कि आप खराब फिल्म बनाते हैं, आप पर हमने भरोसा करके, आंख मूंद कर भरोसा करके गलती की। जूनियर एनटीआर छोड़िए, अब कोई भी इनके साथ आके काम करने को आसानी से राजी नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। और जहां तक इनके अपने यूनिवर्स की जो आपने बात कही, वार 2 से पहले टाइगर 3 आई थी, वो भी कमजोर फिल्म थी, और कहा गया कि ये बहुत कमजोर फिल्म है, यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म है। तो वार 2 से उम्मीद थी, वार 2 उससे ज्यादा कमजोर फिल्म साबित हुई। टाइगर 3 ने कम से कम 470 रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था, और इस फिल्म ने तो सिर्फ 365 करोड़ रुपए का। मतलब सलमान की फिल्म तब भी 100 करोड़ रुपए ज्यादा कमा गई आपकी इस फिल्म से, जिसको कि आप बहुत बड़ा शाहकार मान रहे थे, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को आप ले आए। तो जिस फिल्म को आप बड़ा बताते हैं वो छोटी साबित हो गई पिछली वाली से। अभी तो इनका एक और शाहकार आने वाला है अल्फा नाम से, जो 25 दिसंबर को रिलीज होने की बात हो रही है, और जिसमें महान नायिका जो है आलिया भट्ट नजर आएंगी। तो वो जिन्होंने इससे बड़ा, जो जिगरा में दिखाई दी थी, हाँ, जिन्होंने जिगरा के लिए जो जिगरा में दिखा, award भी मिला हाँ, हाल ही में। अवार्ड भी मिला है। तो अभी आप देखिएगा क्या होता है। तो खबरें तो यही आ रही है कि भाई अब इस फिल्म का हाल देखने के बाद में आदित्य चोपड़ा खुद जो है स्टूडियो में बैठे हुए अल्फा की पूरी निगरानी करते हुए और एक एक चीज अपने सामने करा रहे हैं। मतलब आपने
देखिए सेना नायक उतना ही अच्छा होगा जितनी अच्छी उसकी टीम होगी। जब अपने आसपास आप चमचे लोगों को बिठाएंगे जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, आपकी हर चीज को अप्रूव करते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे आपसे, तो फिर अंततः तो यही नतीजा आना है। और यही वजह है कि पिछले दिनों, क्योंकि अब हम देख चुके हैं, राइटिंग की भी बात की, सबके बैंक नाम की तो चीज ही नहीं है, जो सामने है उसे भी नहीं लिख पाते हैं। तो यशराज फिल्म्स ने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में डाला था कि हमको अपने लोग जो है राइटर्स जो है अपने आइडिया लिख के मेल करें। तो लोगों राइटर्स का ये कहना था कि भाई आइडिया मेल कर देंगे तो बचेगा क्या? आइडिया पे तो कुछ भी बन जाएगा, आइडिया पे तो कोई भी खेल हो जाएगा। विश्वसनीयता का संकट है। देखिए लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तो भरोसा छोड़िए, यहाँ तो साउथ का एक बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर आके सामने खुला कह के जा रहा है कि आपने खराब फिल्म बनाई है। भले ही उसने हंसी मजाक के टोन में कहा हो कि ठीक है आप बड़े हैं, इंडिया के सबसे बड़े मेकर हैं, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन फिर वो ये भी कह ही देता है कि अच्छा हुआ ये गलती हमसे नहीं हुई। मतलब आपने एक खराब फिल्म बनाई थी, उसने आपको मतलब बहुत मोहब्बत से जो है चेहरा आईना दिखा दिया है। अब आप करेंगे तो क्या करेंगे? तो इंडस्ट्री की स्थिति तो लगातार ये खराब होती जा रही। और उसके बाद में जब ये फिल्म बनी थी, पहले ही मतलब जो पहला शेड्यूल था तभी से अयान मुखर्जी का नाम जब इस फिल्म के लिए एज अ डायरेक्टर अनाउंस हुआ था, तभी हमारे जैसे लोगों ने और कई लोगों ने कहा था कि अयान मुखर्जी तो इस तरह की फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर ही नहीं है। उनकी बिल्कुल, फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए। आप हाँ, उनको एक प्योर जो है वो एक्शन फिल्म और एक हाई बजट फिल्म और एक वीएफएक्स से भरी फिल्म दे रहे हैं। उनकी ब्रह्मास्त्र भी नहीं चली थी। ये अलग बात है कि करण जौहर अपने तरीके से उसको खींचते तानते जो है वो हिट कराना, जो मीडिया में अपने हिसाब से वो करा लेते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कितने साल हो गए। अब खबर ये भी आ रही है, वार 2 की विदाई के बाद में खबर फ्लॉप होने के बाद में आपने उनकी विदाई कर दी है। अब वो ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में लगे हुए हैं। तो जिस डायरेक्टर को आप इतने भरोसे से लाए थे, तो यही कहा गया कि यहाँ डायरेक्शन में भी नेपोटिज्म हो गया। रानी मुखर्जी जो कि आदित्य चोपड़ा की पत्नी है, उनके भाई को, कजन को आपने ये फिल्म दे दी। मतलब अंदर अंदर सारा यही चल रहा है और आप डूबते जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आप सही व्यक्ति पर दांव नहीं लगा रहे हैं, सही टैलेंट पर आप दांव नहीं लगा रहे हैं। और साउथ वालों ने जिन्होंने आपके साथ काम किया, एक बार हाथ जला के देख लिए। समझदार के लिए एक ही काफी है, मतलब उसने आपके साथ काम करके देख लिया आप कैसी फिल्म बनाते हैं, कैसे आपकी राइटिंग की टीम है, डायरेक्शन हाँ, की टीम आपके यहाँ कैसी है, ओवरऑल प्रोडक्ट कैसे निकल के आता है। तो वो तो अपनी टेरिटरी में बहुत खुश हैं। और वहां से वो साउथ से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ से फिल्में डब करा के आपके यहाँ से 100-150 करोड़ रुपए पीट के चले जाते हैं। हाँ, और आप जब एक फिल्म बनाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देते हैं, तो जितने में सौदा वो तो उतना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बिजनेस की तरह होगा, बिजनेस इमोशंस की तरह थोड़ी होगा। ठीक है आपके साथ टेबल पे बैठ के खा लेंगे, सब कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे, और आपकी बनाई फिल्म को आपके मुंह पे अच्छा भी कह देंगे क्योंकि उनका कुछ नहीं लगा इसमें। पर जब उनका लगेगा तो आपको सीधे सीधे सुना देंगे आपने खराब काम किया था। तो ये बिल्कुल, वाकई मुश्किल समय है। जो बॉलीवुड पैन इंडिया का गाना गा रहा था 2 साल पहले तक, और खूब निछावर हुआ जा रहा था कि अब तो हम साउथ में जाएंगे, फिल्में बनाएंगे, वो लोग आएंगे यहाँ फिल्में बनाएंगे और सब मिलके बॉलीवुड आप मत बोलो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलो। हम्म, साफ साफ दिख रहा है कि साउथ वाले लोग जो हैं अपने आप को धीरे से यहाँ से अलग करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ से हाँ, भी जो लोग गए हैं, किसी ने वहां चमत्कार या कोई ऐसा बढ़िया रोल नहीं कर दिया गया है कि उसकी खूब तारीफें हो गई। अव्वल तो आपको वहां जाने पे या तो विलन का रोल मिलता है, या जो सेकंड लाइन होती है सिनेमा की वो रोल मिलता है। तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। देखिए यहाँ पर अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो बड़े बड़े ईगोज हैं इनसे बाहर आकर पहले आप अपनी गलतियों को, कमियों को पहचानें, उन्हें दूर करें। इतना बड़ा आपने बिजनेस एम्पायर अपना खड़ा किया है, जाहिर है एक दिन में नहीं होता, इसमें बरसों की मेहनत है और आपकी अकेले की मेहनत नहीं है, आपकी पिछली पीढ़ी की भी मेहनत है और बहुत सारे लोगों का खून पसीना इसमें लगा है जिनके नाम भी शायद हम नहीं जानते हैं, उनका भी खून पसीना लगा है। जो बिल्कुल। बड़े बड़े नाम है तुमको पता ही। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझने की जरूरत है कि अब ये इंडस्ट्री नेपोटिज्म के नाम पर, फेवरेटिज्म के नाम पर, कैंप सिस्टम के नाम पर, मैं अपने अपने को दूंगा, मैं अपनी चलाऊंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा, ये सब इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि आपको सिनेमा पब्लिक के लिए बनाना है, आपको आम जनता के लिए बनाना है। आपको किसी के भाई का फेवर करना है, आप दूसरी तरीके से कर दीजिए।
कम से कम उसमें अपने काम को सफर मत कराइए। आपको किसी को फेवर करना है, आप उठाकर उसको पैसे दे दीजिए, बात खत्म हो गई। अल्टीमेटली सारी चीजें हैं तो पैसे के लिए ना। तो आप अपने काम को क्यों दे देते हैं? दो तरीके हैं आपके पास की, एक आप किसी की पैसे से मदद कर दें। अल्टीमेटली अगर आप किसी को काम या करियर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो पैसे के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें अपना नाम खराब कर रहे हैं, अपना काम खराब कर रहे हैं, आगे की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए एक रोड़ा अटका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि लोगों के बीच आप एक निराशा फैला रहे हैं, लोग आपसे डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आपका वो नाम जो आपके एक एक कहते हैं ना, एक आपके लिए शान की बात थी, जो पहचान थी, आप उसको खोते जा रहे हैं। और इसका एहसास कराने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको आकर बताएं कि आपने क्या गलत किया। अब इसमें क्या हुआ, जूनियर एनटीआर के करियर पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा, ऋतिक रोशन के करियर पर भी क्वेश्चन मार्क लगा, अयान मुखर्जी के करियर पे क्वेश्चन मार्क लगा, इनके अपने खुद के बैनर पर एक क्वेश्चन मार्क लगा, और कहीं ना कहीं सिनेमा का पूरा बिजनेस प्रभावित हुआ। इसी रिसोर्स में, इसी सारे सिस्टम में अच्छा सिनेमा भी बन सकता था, जिसकी एक अच्छी कमाई होती, लोगों से वाहवाही भी मिलती, आप अगले काम के लिए प्रेरित भी होते। लेकिन आपने उन सारी चीजों पर ताला लगाकर आखिर आपने पाया क्या? वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है ना, कि आपने ये जो 10 चीजें खोई हैं उसमें 11वीं चीज क्या है जो आपने पाई है, जो आप क्या एक बार फिर से इन 10 चीजों को खोने के लिए तैयार हो? तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस पर इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, बैठकर बात करनी जरूरी है, तब चीजें निकल कर सामने आएंगी। नागावंशी का ये कहना बहुत अलग अलग तरह के इशारे भी कर रहा है कि लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं, और अब वो लोग बोलने लगे हैं जो आपके साथ काम करते हैं। ये कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई बाहर का बोलता है आप कह देते हैं किसी का एजेंडा है, इसको पैसा दे दिया, इसको ये दे दिया। अभी नागावंशी को क्या दे दिया? वो तो आपके साथ खड़े थे, काम कर रहे थे, आपके साथ इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे थे, वो आपके साथ काम करके खुश नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। और समझदार व्यक्ति वो होता है जिसे अपनी कमी या बीमारी का पता चले तो वो पहले उसकी रोकथाम या उसके उपचार या उसके इलाज के लिए काम करता है, ना कि वो ये देखता है कि कौन बता रहा है, क्या बता रहा है। जरूरी यह है कि जो कमी है उसको दूर किया जाए। मुझे लगता है कि इस सेशन में हम इतना ही सलाह दे सकते हैं, बाकी तो नजर बनाकर रखेंगे कि क्या कुछ इंडस्ट्री में हो रहा है, बॉलीवुड में क्या कुछ चीजें हो रही हैं जिन पर हमें अपनी एनालिसिस की जरूरत है। और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा हमारी बातचीत को बहुत ही पेशेंस के साथ सुनते हैं, आप अपनी बातें भी रखते हैं। बातचीत अगर पसंद करते हैं तो उसे शेयर जरूर कीजिए, और हमें बताते रहिए कि क्या आगे भी आप और इस तरह के सेशंस हमारे प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका भी और दर्शकों का भी, हमारे साथ आप लोग जुड़े और आपने इसको बहुत अच्छे से बातचीत को सुना और आगे बढ़ाया। शुक्रिया उज्जवल जी।